गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पता है हम लोग एवरीडे इवनिंग में मॉडर्न फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करते हैं और उसको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग समझते हैं। तो अभी हम लोग एटॉमिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यानी एटॉमिक फिजिक्स में एटम के स्ट्रक्चर का जो मॉडल दिया है डिफरेंट साइंटिस्ट ने, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। डाल्टन का एटॉमिक मॉडल हम लोग देख लिए थे पिछले क्लास में, और पिछले ही क्लास में हम लोग जे थॉमसन का भी एटॉमिक मॉडल देख लिए थे। लेकिन डाल्टन का जो एटॉमिक मॉडल था वो तो गलत है आज के डेट में, उससे अच्छा था जे थॉमसन का, और उसमें भी गलती है पाया गया, रदरफोर्ड ने गलत किया। तो देखते हैं क्या कमी रह गया था, क्या खामियां था जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल का, इस पर चर्चा होगा आज। तो हेडिंग लगाइए, फेल्योर, और इसको ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन के परमाण्विक मॉडल की कमियां, या इसको विफलता भी कहेंगे हम लोग। क्या विफलता रह गया था? पहला बात लिख सकते हैं, इट could not be explained about alpha particle experiment। यह मॉडल अल्फा कण प्रयोग का व्याख्या नहीं कर सका। देखेंगे हम लोग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग है क्या, ये व्याख्या नहीं कर पाया, ये कमी रह गया। दूसरी कमी और भी है, इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन अबाउट हाइड्रोजन एटम। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एच एटम स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम का ही प्लुरल होता है स्पेक्ट्रा। यह परमाण्विक मॉडल, मतलब जे थॉमसन ने जो दिया, हाइड्रोजन परमाणु के, हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रा का व्याख्या नहीं
कर सका। चलिए समझ में आ गया। तुमसे पूछ सकता है कि फेल्योर और ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल 2 मार्क्स में। तो पहला बात आपको लिखना है कि यह मॉडल अल्फा का अनुप्रयोग का व्याख्या नहीं कर सकता है, कर सका। फिर दूसरा, यह परमाणुिक मॉडल हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रा का भी व्याख्या नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका, आगे तुमको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं कर सका। क्योंकि अभी तुम ना तो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पढ़े हो, ना हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम तुम पढ़े हो। तो फिर भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। ये वाला समझ जाओगे क्योंकि कल थोड़ा सा चर्चा किए हैं इसको, ये अभी बहुत आगे जाएंगे तब समझ में आएगा। देखिए, जे थॉमसन के अनुसार आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जैसे तरबूजे में बीज घुसा घुसा रहता है, उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन्स एटम में घुसा घुसा रहता है। फिर आपका रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग है, रदरफोर्ड ने बताया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स फिक्स ऑर्बिट में रहता है, ऑर्बिट में रहता है, चक्कर लगाता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाता है और यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, एक हार्ड पार्टिकल। कैसे यह पता किया? अल्फा पार्टिकल मतलब होता है हीलियम से अगर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दीजिएगा तब उसको हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ध्यान से देखिए, रदरफोर्ड ने क्या किया, गाइगर और मार्सडेन के सहयोग से, रदरफोर्ड का ही माना जाता स्टूडेंट्स था गाइगर और मार्सडेन, अपने स्टूडेंट्स को वर्क दिया था कि ये काम करो, डायरेक्शंस वही दे रहे थे, इसीलिए स्टूडेंट्स का नाम ना होकर रदरफोर्ड का ही नाम होता है। नील्स बोर अभी नील्स बोर कहाँ, जे थॉमसन के अनुसार अगर अल्फा पार्टिकल को अगर भेजते हम लोग तो ये सीधे निकल जाता इस तरह से। ये अल्फा पार्टिकल अगर भेजते तो सीधे निकल जाता, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, हीलियम प्लस प्लस, ये है अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सीधे निकल जाता है, या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव में आके समा जाता। अगर हाई एनर्जी के साथ भेजते तो वो बाहर भी निकल जाता। तो यह बात इस तरह से होना चाहिए। लेकिन पाया यह गया कि कुछ जो दूर से जा रहा था वो तो चला गया सीधे, कुछ जो दूर से जा रहा था वो तो सीधे चला गया अल्फा पार्टिकल, लेकिन जो एकदम सेंटर की ओर गया तो वो एकदम लौट गया उसी रास्ते से, और जो थोड़ा सा ऊपर से गया वो टेढ़ा होके इधर चला गया, और भी थोड़ा सा जो आया वो इधर चला गया। इसका मतलब ये अल्फा पॉजिटिव था और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए ये पॉजिटिव को रिपेल किया और लौटा दिया। यह नज़दीक में था तो इसको प्लस प्लस रिपेल हुआ और इसको मोड़ दिया, जो दूर में था डिस्टेंस ज़्यादा था उसको नहीं मोड़ पाया। तो कहने का मेरा मतलब, इसका जब रीजन पूछा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जब किया रदरफोर्ड ने, तब रीजन पूछा जे थॉमसन से कि ये क्या हो रहा है, क्या आपका मॉडल ये बता पाएगा? आपके मॉडल के अनुसार तो ये है कि इसमें अगर यदि अल्फा पार्टिकल भेजें तो वो सीधे निकल जाना चाहिए या एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। अगर कम एनर्जी के साथ भेजेंगे तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, अगर ज़्यादा एनर्जी के साथ भेजें तो निकल भी सकता है, निकलना चाहिए। ज़्यादा एनर्जी के साथ ही अल्फा पार्टिकल को भेजा, लेकिन ये क्या हो रहा है,
लेकिन ये क्या हो रहा है, तो बोला पता नहीं अब क्या है। इसका मतलब आपने जो मॉडल दिया है एटम का वो सही नहीं है, तो एक कमी रह गया। तो पहला बात आपको हम अभी सिखा सकते हैं, लेकिन दूसरे बात जो है हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, यह आगे चल के फिर सीखेंगे। अभी ये डिटेल नहीं सीखे हैं, यही पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग। तो इसको फटाक से नोट कीजिए, फटाक से नोट कीजिए। नोट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे गलती किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, या इसको एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ये क्या है, हिंदी लिखते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग या स्वर्ण पत्र प्रयोग, यही प्रयोग करके जे थॉमसन का मॉडल को गलत कर दिया था। देखते हैं यह प्रयोग क्या है। पहले लिखते हैं द एक्सपेरिमेंट which is done by Rutherford scientist Rutherford the experiment which is done by scientist Rutherford with the bombarding of alpha particle on thin gold foil to know the structure of atom is known as alpha particle स्कैटरिंग और गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। वह प्रयोग जो वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने
1907 ईस्वी से लेकर स्टार्ट किया था 1907 में और 1911 में फाइनल मारा। वह प्रयोग जो वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने परमाणु के संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पतले सोने के पत्थर या इसको स्वर्ण पत्र पर अल्फा कण का प्रहार, वह प्रयोग जो वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने परमाणु के संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पतले सोने के पत्थर पर अल्फा कण का प्रहार के कर प्रहार किया था, उसे ही अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग या स्वर्ण पत्र प्रयोग कहते हैं। तो समझ में आ गया। इस तरह से इसको लिखिए फिर मिटाते हैं, इसको लिखिए फिर मिटाते हैं। चलिए आपने लिख लिया। अब देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, प्रायोगिक व्यवस्था कैसा है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए क्या किया था इसने। ही वाज या लिखते हैं साइंटिस्ट रदरफोर्ड वाज टेकन source of alpha particle thin gold foil जो लगभग 2 × 10⁻⁻7 मीटर का है, एंड ZNS स्क्रीन which is arranged as shown in the figure. All system is placed in vacuum chamber. प्रायोगिक सेटअप क्या था? देखिए
वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा कण का स्रोत पतले स्वर्ण पत्र जो 2 × 10⁻⁻7 मीटर का तथा ZNS पर्दा को चित्रानुसार व्यवस्थित किया था। तथा सभी सिस्टम या सभी चीज को निर्वात चेंबर में रखा था। तो देखिए, एक सोर्स लिया था, मान लो ये सोर्स ले लिए हैं अल्फा पार्टिकल का, ये लेड है शीशा का, इसमें रखे हैं, ये सोर्स है, इसमें ये सोर्स है जो कि अल्फा पार्टिकल निकालता है। और यहाँ पर एक ZNS स्क्रीन लिया था, ZNS स्क्रीन, टीन का पर्दा, लगभग सर्कुलर था और कुछ भाग से ये प्रवेश करने के लिए अल्फा पार्टिकल को रखा था। इस जगह पर एक सोने का पत्थर लिया, गोल्ड फॉइल, ये ZNS स्क्रीन है, ZNS का पर्दा, ZNS स्क्रीन, स्क्रीन मतलब पर्दा, किसका? ZNS का। ये गोल्ड फॉइल है, डॉटेड लाइन का मतलब है, इसको बता रहे हैं, ये गोल्ड फॉइल या थीन गोल्ड फॉइल है। कैसा है? थीन गोल्ड फॉइल। मतलब क्या? बढ़िया से लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये है थीन गोल्ड फॉइल, पतला सोने का पत्र या स्वर्ण पत्र, स्वर्ण पत्र। तो ये 3 चीज, और ये है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। यह रेडियो एक्टिविटी जब होता है तो निकलता है। सोर्स ले लिया, इसमें यूरेनियम वगैरह, पोलोनियम वगैरह सब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको रखा। तो ऑब्वियसली अल्फा कण का मतलब क्या है? प्लस। अल्फा कण का मतलब क्या है? प्लस चार्ज। क्या है इसका मतलब? प्लस चार्ज।
और ये सोने का पत्थर रखा इस जगह पे। सोना का क्वालिटी है कि उसको बहुत ही पतला कर सकते हैं आप। सभी चीज़ बहुत पतला नहीं होगा जितना पतला आप सोने को कर सकते हैं, इसीलिए उसको आभूषण में हम लोग यूज भी करते हैं। ये क्वालिटी है, इसीलिए इसी का लिया सोने का। बहुत पतला, जो लगभग कितना है 2 × 10⁻⁻⁷ इतना पतला लिया। उसके बाद यहाँ से बौछार किया, अल्फा पार्टिकल के बीम का पहरार किया। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलकर इसमें जाने लगा। कुछ जो था वो सीधे लौट गया, यानी 180 डिग्री से। ये समझो बीम दे रहे हैं, बीम है ये, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। एक मोटा ऐसा कर देते हैं, यानी बहुत सारा बीम है अल्फा पार्टिकल का। एक्चुअल में ये सटता उठता है नहीं, ये बीम है, यानी ये कई एक अल्फा पार्टिकल है यहाँ पर पहुँचा है, कई एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा है। ये बीम है, बीम मतलब पुंज, अल्फा पार्टिकल का पुंज, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से इसमें भेजा तो क्या हुआ, कुछ जो है इसी रास्ते से लौट भी गया, कुछ सीधे इसी रास्ते से लौट गया। गया तो सब इधर, कुछ इसी रास्ते से लौट गया, कुछ इस तरह से भी लौटा। इसका मतलब क्या है, सब गुजर जाता है इधर से, लेकिन कुछ लौट गया, कुछ 90 डिग्री से ज़्यादा पर भी मुड़ा, अधिकांश जो है सीधे पास कर गया। 9000 में से एक, 9000 ये ZNS स्क्रीन इसीलिए लिए कि ये जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से जो गया तो जहाँ जहाँ पड़ेगा वो दिखेगा तो नहीं, तो यहाँ पर ये चमकता है। तो डिटेक्टर लगा कर इधर, मूवेबल डिटेक्टर जो इसको पहचान सके, उससे जब एब्जॉर्ब किया रदरफोर्ड ने, देखा तो अगर इधर गिना इस तरह से, इधर अगर गिना तो अगर 9000 था, कितना था 9000, तो उसमें से एक जो था, जो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बनाएगा ना, 90 डिग्री से ज़्यादा से मुड़ा था, और प्रत्येक 10,000 में एक जो था सीधे इधर लौट गया था। ये सब उन्होंने एब्जॉर्ब किया। यही है अल्फा स्कैटरिंग। जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग पतले सोने के पत्थर पर किया तो देखा क्या, ये सब लिखेंगे हम लोग। अधिकांश अल्फा कण ZNS स्क्रीन पर सीधे चला गया या हल्का फल्का डेविएट हुआ, और प्रत्येक 9000 में से एक मोर देन 90 डिग्री से डेविएट किया, और 10,000 में से एक 180 डिग्री से लौटा। यही एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। क्या क्या एब्जॉर्ब किया, जो जो बात बोले वो सब लिखेंगे। वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा कण का स्रोत, पतले स्वर्ण पत्र तथा ZNS पर्दा को चित्रानुसार व्यवस्थित किया था, तथा सभी चीज को निर्वात चेंबर में रखा गया था। ये जो सिस्टम था, ये सब सिस्टम को निर्वात चेंबर में रखा था। ये एक्सपेरिमेंट जब हुआ तो जो जो बोले अभी हम
वो सब लिखेंगे अब। तो इसको जल्दी से फटाक से नोट कीजिए। ये जो एब्जॉर्ब, ये जो क्या क्या हो रहा है इसका एब्जॉर्बेशन अभी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, आप इतना लिखिए, हम मिटाएंगे इसको। चलिए देखिए, अब आगे हम लोग चलते हैं। एब्जॉर्बेशन मतलब प्रेक्षण, या इसी को बोलते हैं अवलोकन। क्या अवलोकन किया? देखा मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल passes through gold foil without any deviation, without any deviation यानी अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से बिना विचलित हुए ZNS स्क्रीन पर विचलित हुए पास करते हुए ZNS स्क्रीन पर चला जाता है। क्या ऑब्जर्वेशन हुआ कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल जो था बिना विचलित हुए सीधे ZNS स्क्रीन पर पहुंच जाता है। ठीक है, और दूसरा बात ये देखा फ्यू मतलब कम, फ्यू अल्फा पार्टिकल डेविएटेड कुछ अल्फा कण विचलित होता है। देखा क्या, कुछ अल्फा कण विचलित होता है लेकिन ज्यादा अधिकांश सीधे चला जाता है। कुछ विचलित होता है, विचलित हो कहाँ आएगा? ZNS स्क्रीन पर। शॉर्ट में लिखे फ्यू अल्फा पार्टिकल डेविएटेड, कुछ अल्फा कण विचलित होता है, ज्यादातर सीधे चला जाता है और कुछ विचलित होता है। ये भी देखा। अब ये सब होने पर क्या क्या होगा वो भी हम लोग सीखेंगे। वन अल्फा पार्टिकल out of 9,000 out of 9,000 deviated at more than
90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 9000 हो गया। तो 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 9000, यानी लिख सकते हैं 9000 अल्फा कण में से एक कण 90 डिग्री के कोण से अधिक कोण पर विचलित होता है। ये देखा कि टोटल अगर 9000 है तो उसी रेशियो में तो एक जो है ना, ये 90 डिग्री है, ये गंदा नहीं करना चाह रहे हैं फिगर, 90 डिग्री से ज़्यादा डेविएट इधर, ये है ना एंगल, ये इससे अगर इधर आ गया यानी 90 डिग्री से, चूंकि ये देखिए ये 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा विचलन हुआ। और जो है चौथा बात ये भी देखा, 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 10,000 deviated at 180 degree, that is returns back along same path। ये भी देखा 10,000 में से, कई दाई सैकड़ा हजार 10,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री से विचलित होते हुए जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से लौट जाती है। यानी 10,000 में से एक काउंट किया तो इधर भी लौट गया। ये जरूरी नहीं कि 10,000 इधर, अगर इधर 20,000 गया होगा तो 2 लौटा होगा, अगर इधर 50,000 गया होगा तो 5 लौटेगा। ये रेशियो देखा, और ये 180 डिग्री मतलब क्या हुआ, गया और उधर से ही लौट गया, मतलब 180 डिग्री। और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसके इधर यानी यहां से लेके इधर जो गया 90 डिग्री से ज़्यादा, 9,000 अगर गया था टोटल तो उसमें से एक जो है 90 डिग्री से ज़्यादा मुड़ा, और 10,000 में से एक 180 डिग्री से लौटा। ये सब एब्जॉर्ब किया था। तो फटाक से नोट कीजिए। चलिए, एक 4 नंबर तक हो गया था, एक और लिख लो। द नंबर ऑफ पास्ट अल्फा पार्टिकल इज इनवर्सली proportional to fourth power of sin
θ/2. The number of past alpha particle is inversely proportional to fourth power of sin θ/2, where theta is डेविएशन एंगल। ये भी देखा, एक्सपेरिमेंट से ही ये पाया इन्होंने। पास किया गया कुल अल्फा कण, इसको n से दिखा रहे हैं, साइन θ/2 के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह दिया है लाओ, जहां थीटा विचलन कोण है, यानी नंबर जो है टोटल जो पास होने वाला अल्फा पार्टिकल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है sin to the power 4 θ/2 का। sin थीटा बढ़ने पर ये पूरा थीटा बढ़ने पर sin थीटा का भी मान बढ़ता है, यानी यह जब बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी ऑब्वियसली है थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये जो नंबर है पास होने वाला अल्फा पार्टिकल का वह कम होते जाएगा। आपने देखा ही था, ये ZNS स्क्रीन था, इधर बहुत ज़्यादा था। मान लो ये सोने का पत्थर है तो ज़्यादा तो इधर गया था। तो देखो यहाँ जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, मानो अभी ऐसे था, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा यह कम होते जाएगा, ये कम होते जाएगा। थीटा बढ़ने पर क्या होगा, कम अल्फा पार्टिकल पास होगा, यही बता रहा है ये। तो एक्सपेरिमेंटल लॉ है ये सब, ऑब्जर्व करके इन्होंने पूछा। ग्राफ दिखा देते हैं। ग्राफ बिटवीन n एंड डेविएशन एंगल थीटा, इस दोनों के बीच का ग्राफ दिखाते हैं। ये सब नीट के लिए है, बोर्ड ये सब चीज को नहीं पूछेगा। देखिए इधर n ले लिए हैं, इधर क्या है थीटा है, डेविएट जो किया है। इसका ग्राफ इस तरह से होता है, ध्यान से देखिए। जब एंगल था 0, जब एंगल लिया 0, ये थीटा है। जब एंगल लिया 0, n क्या है अनंत। एंगल जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, एंगल जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं तो n घट रहा है, एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है तो घट रहा है, एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है घट रहा है। ये एंगल मान के चलो ले लिए 180 डिग्री, कितना ले लिए 180 डिग्री, तो सीधे लौट जाएगा। ये सब कुछ बता रहा है कि कहने का मेरा मतलब ये थीटा क्या है, विचलन कोण। थीटा क्या है आपका विचलन कोण,
कितना विचलित हुआ बताइए। थीटा जब 0 से जो विचलित हुआ उसकी संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा। देखो 0 से जो विचलित हुआ उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब सीधे गुजर गया, अधिकांश तो वही होता है। फिर थोड़ा सा जो इसमें विचलन हुआ उसकी संख्या थोड़ा कम हो गया, फिर और थोड़ा सा विचलित हुआ ज़्यादा तो उसकी संख्या और कम हो गया, फिर और विचलित हुआ उसकी संख्या और कम हुआ, तो यहाँ पर जाके ग्राफ सैचुरेट कर जाता है, सीधे चला जाता है। इसका मतलब ये 180 पर हम लोग पहुँच चुके हैं। ये ग्राफ यही बताता है। यह मैथमेटिकल वे में है और ये ग्राफ में है, दोनों एक ही चीज़ कह रहा है चिक चिक के। तुम सोचो थीटा जो डेविएट नहीं किया, यानी थीटा 0 था, डेविएशंस 0 था, तो 0 डेविएशंस से n बहुत आगे चला गया, n बहुत हो जाएगा। तो यही तो लिखे भी थे आप कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर जाता है, उसमें विचलन नहीं होता है। कुछ अल्फा पार्टिकल विचलित होता है, किस तरह से होगा ध्यान से देखिए। विचलन कोण जैसे जैसे बढ़ेगा, विचलन कोण जैसे सीधे न जाके ऐसे हो गया, यानी विचलन कोण बढ़ा और हो गया तो और बढ़ा। विचलन कोण जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे संख्या घटते जा रहा है, ठीक है। तो यह ग्राफ तुम्हें इंडिकेट कर रहा है, इसको भी बना लीजिए, ठीक है, इसको नोट करो। तो इस तरह से ये एब्जॉर्वेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा ये हम लोग देखते हैं, तो नोट कीजिए। अब देखिए कंक्लूजन हम लिखते हैं। कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष निकला, अधिकांश सीधे चला जाता है, इसका मतलब एटम का बहुत सारा पार्ट खाली है। पहला कंक्लूजन निकला मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, खाली होता है। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया। अब देखिए कुछ जो गया अल्फा पार्टिकल प्लस और ये रिपेल हो गया तब तो इधर चला आया, यानी प्लस चार्ज है सेंटर पे, सेंटर पे प्लस चार्ज है और टोटल मास यहीं पर मौजूद है, कंसंट्रेट है, तभी तो इसको पार नहीं होने देता है। हार्ड है ये, वो लौटा देता है। तो इससे निष्कर्ष एक ये भी निकला, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मास is concentrated at core of atom, which is called nucleus। कुल धनावेश एवं द्रव्यमान परमाणु के कोर में केंद्रित
या मौजूद होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। न्यूक्लियस का खोज भी रदरफोर्ड ने ही किया है, इसका मतलब इसी से पता चला। ठीक है, नोट कीजिए इसको फटाक से। चलिए थर्ड नंबर भी लिखिए। डिफरेंट डेविएशन एंगल ऑफ अल्फा पार्टिकल, डिफरेंट डेविएशन एंगल ऑफ अल्फा पार्टिकल describes the nuclear model of atom. Different deviation angle of alpha particle describes the nuclear model of atom. अल्फा कण का विभिन्न विचलन कोण वर्णन करता है परमाणु के नाभिकीय मॉडल को। अभी तक हम जे थॉमसन ने ये नहीं बताया तक नाभिक है, लेकिन अब आपको पता चल गया कि नाभिक भी है। वही कर अल्फा कण का विभिन्न विचलन कोण वर्णन करता है परमाणु के नाभिकीय मॉडल को। यानी अब आपको यह समझ में आ चुका है कि परमाणु जो है, एटम जो है, उसमें नाभिक भी मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ मास लिखो, मोस्ट यहां पर लिख देना है, मोस्ट ऑफ masses is concentrated at the core of atom which is called nucleus. कुल धनावेश एवं अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के कोर मतलब सेंट्रल पार्ट, कोर में मौजूद होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। समझ में आ गया? इस तरह से ये कंक्लूजन निकला। तो पहले एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद देखा, देखने के बाद कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला। अब तो उसको बहुत ज्ञान हो गया, जैसे अभी अब आपको भी ज्ञान हो गया। अब मॉडल दिया किसने? रदरफोर्ड ने। यानी अब हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे कि व्हाट इज रदरफोर्ड मॉडल। अभी उनका एक्सपेरिमेंट को पढ़े थे नहीं, फिर उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस किया, अवलोकन किया, वो पढ़े। अवलोकन करने के बाद क्या निष्कर्ष निकाला, ये भी हम लोग पढ़े। अब हम जानकारी हो गया, अब हम लोग मॉडल पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल। फिर इसमें कमी आएगा, उस कमी को भी पढ़ेंगे। तब फिर आगे तब देखेंगे कौन गलत करता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको लिखिए फटाक से। चलिए तब देखते हैं हम लोग रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल।
रदरफोर्ड का परमाणविक मॉडल क्या है? इसका मॉडल क्या क्या बताया ये एटम के बारे में? पहला चीज तो ये भी बोला एटम गोल होता है। शेप ऑफ एटम इज स्फेरिकल हुज साइज ऑफ ऑर्डर size of diameter of order 10 to the power minus 10 meter। परमाणु गोल होता है, गोल होता है जिसके व्यास का आकार 10 पर पावर माइनस 10 मीटर कोटि का होता है। यह कोई नया बात नहीं है, गोल होता है। डाल्टन में भी कहा था, जे थॉमसन ने भी कहा था, और वो भी बता दिया था साइज उसके बारे में। ये सब सही था, और यह रदरफोर्ड भी बता रहा है। इसमें ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा बात क्या कहा, जे थॉमसन ने भी बोला था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है। इसने भी यह बात कहा, एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल that is total value of positive charge and negative charge is equal। परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है, अर्थात कुल धनावेश एवं ऋणावेश का मान, धनावेश एवं ऋणावेश का मान बराबर होती है। तीसरी बात ये भी कहा, टोटल पॉजिटिव चार्ज and mass of atom is concentrated at the center, central part। एटम
that is called nucleus। तीसरा बात ये का, कुल पॉजिटिव आवेश एवं द्रव्यमान परमाणु का कुल पॉजिटिव आवेश एवं द्रव्यमान परमाणु के सेंट्रल पार्ट में स्थित होता है या मौजूद होता है, इसी सेंट्रल पार्ट को नाभिक कहते हैं। तो ये भी समझ में आ गया। और चौथा बात कहा, इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus of atom। in circular path which is called orbit। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर वृत्ताकार रास्ते के अनुदिश चक्कर लगाती है, जिसे कक्ष कहा या कक्षा कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो अस्थिर नहीं रहता है, वो चारों ओर चक्कर लगाता है। न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। वो जो चक्कर कैसे लगाता है? सर्कुलर पाथ में, वृत्तीय गति में, वृत्तीय रास्ता के अनुदिश। उसी को कक्षा कहते हैं हम लोग। फिगर बना देते हैं, इसका समझ में आ जाएगा। देखिए ये चौथे नंबर का फिगर चाहिए तब अच्छा समझ में आएगा कि ये न्यूक्लियस है।
न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन्स जो है चक्कर लगाता है, यही है सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ इसी को बोलते हैं ऑर्बिट। यही सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट, कक्षा बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का। वृत्तीय रास्ता। अच्छा, तो ये जो सेंट्रल पार्ट है इसी में पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है। तो ध्यान से देखिए, आगे फोर्स लगेगा सेंटर की ओर कूलम्स लॉ से, ये प्लस और ये माइनस, अट्रैक्शन होगा सेंटर की ओर। जो फोर्स सेंटर की ओर लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी दे देता है। अर्थात यह भी बता दिया, इसको लिख लिया होगा आई होप, रोक के लिख सकते हो तुम लोग, उतना तेज हो। यानी नील्स बोर, सॉरी नील्स बोर का आ जाता है मुंह में, रदरफोर्ड ने यह भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन रुका नहीं रहता एटम में। जे थॉमसन ने क्या बोला था, धसा धसा बीज के तरह रहता है, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। अब ये भी सही है कि गलत है, फिर आगे देखेंगे, अगला मॉडल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। बोला इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। क्यों लगाता है, लोगों ने पूछा, तो बोला इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन जो हो रहा है सेंटर की ओर हो रहा है, जो फोर्स सेंटर की ओर लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है। इसका मतलब वो घूमने लगेगा सर्कुलर मोशन में। यह बात हम लोग को पहले से पता है। यानी अब 5वां नंबर, इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus due to centripetal Coulomb's force. Electron revolves around the nucleus due to Coulomb's force. Because this force provides centripetal. This force provide centripetal force. कूलॉम बल के कारण ही, कूलॉम बल के कारण ही नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है, क्योंकि कूलॉम बल केंद्र की ओर कार्यशील होता है जो आवश्यक
जो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल बंदोबस्त करता है। यानी कूलम्ब बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, ये भी आपने पढ़ा। तो ये सब मॉडल दिया, इसको नोट कीजिए फटाक से। अब चलते हैं हम लोग अब एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। यानी इसको पढ़ने के बाद हम लोग को यह पता चल जाएगा न्यूक्लियस की साइज कितना होगा। तो ये चीज का नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा कण के समीपतम पहुंच की दूरी, या दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हैं पहुंच की दूरी या उपगम दूरी। पहुंच की दूरी या उपगम दूरी दोनों का मतलब एक ही हो गया। तनिक सोचिए, सपोज डैट अब तो पता चल चुका है कि आपको न्यूक्लियस भी मिल गया है। मान के चलिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, नाभिक है। आप अल्फा पार्टिकल ध्यान से देखिए, एक अल्फा पार्टिकल भेजे, ये अल्फा पार्टिकल है। अल्फा कण, ठीक है, भेजे। मान के चलो इसको काइनेटिक एनर्जी दे दिए 12 mv²। तो समझ में आ गया है। तो ये कैसा चार्ज है? ये अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है? ये हीलियम है प्लस, डबल प्रोटॉन का इस पर चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है इस पर? डबल प्रोटॉन का है। आप समझो ये प्लस चार्ज, यहाँ पर भी प्लस चार्ज, प्लस में रिपल्सन होगा। तो ये जब यहाँ पर प्लस है और ये आएगा तो 100% ये सट नहीं पाएगा। पूरा काइनेटिक एनर्जी, बहुत काइनेटिक एनर्जी के साथ चूंकि वेलोसिटी है आएगा, लेकिन ये और ये प्लस है तो रिपेल भी होगा, जिसके कारण धीरे धीरे रुक जाएगा, सटता नहीं है। ऐसा नहीं न्यूक्लियस में घुस के इससे टकरा कर लौटता है। कुछ लोग का कॉन्सेप्ट गलत है, टकराता नहीं है। यहाँ से चला बड़ा स्पीड से, धीरे धीरे ये रोकने वाला है तो रोकते कहीं जीरो कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मान के चलो यहाँ तक आया और ये जीरो कर दिया और यहाँ से इसको घुमा के लौटा दिया। कुछ यहाँ से गया
अब इसको इधर इन नहीं करने दे रहे हैं, ऐसे घुमा दिया, कुछ इधर से गया, इसको इस तरह से मोड़ दिया, तो यह डिस्टेंस हुआ, फिर ये डिस्टेंस हुआ, फिर ये डिस्टेंस हुआ। इसी को रेडियस मानकर अगर यदि घुमा दोगे, ठीक है, इसी को रेडियस को मान करके अगर घुमा देंगे तो उसी को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। जहाँ तक पहुँच पाएगा, 100% तो नहीं पहुँचेगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये, इसी को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसका लिख सकते हैं लोग डिफिनेशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the shortest distance between alpha particle and nucleus the shortest distance between nucleus and alpha particle from which alpha particle is deviated is called क्लोजेस्ट अप्रोच। हिंदी हो गया इसका, नाभिक एवं जिस जगह से अल्फा कण विचलित होता है, उस जगह के इस तरह से लिखते हैं थोड़ा अच्छा से, जब अल्फा कण नाभिक की ओर आती है तथा जिस जगह से विचलित होती है वह जगह एवं नाभिक के बीच की न्यूनतम दूरी को
दूरी, उपगम दूरी या समीपतम पहुंच दूरी कहते हैं। ठीक है, इसे R0 द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ध्यान से देखो बच्चों, आप जानते हैं क्या क्या जानते हैं? एक चार्ज सपोज डेट यहाँ पर Q1 है और दूसरा चार्ज यहाँ पर क्या है, Q2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला KQ1 Q2/R। ये बात आप लोग को पता है सबको। तो ये जो अगर काइनेटिक एनर्जी के साथ जैसे यह आता है, ये एकदम न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है, इसको फोर्स लगाता है, लगाते 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 कहीं रोक देता नहीं। यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी है टोटली कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब इस जगह पर जो काइनेटिक एनर्जी है वह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी में। आपको पता है एनर्जी का ना तो नाश होता है ना ही निर्माण होता है, वो केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होता है। तो यहाँ अल्फा पार्टिकल को हाई एनर्जी के साथ, मीन्स डेट हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ छोड़े, चूंकि यह प्लस चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी प्लस है, रिपेल करेगा, रोकते रोकते रोक देगा। तो एनर्जी क्या बर्बाद हो गया? नहीं, वही एनर्जी यहाँ पर यह पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाएगा। नहीं, when alpha particle is moving towards the nucleus of atom with kinetic energy, then its kinetic energy is converted into electrostatic potential energy। जब अल्फा कण परमाणु के नाभिक की ओर, परमाणु के नाभिक की ओर गतिज ऊर्जा लेकर आती है, तो यह ऊर्जा स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा
के रूप में बदल जाती है। यानी बाय एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण से ऐसा होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा किस में? पोटेंशियल एनर्जी में। अब चलिए इस पर का चार्ज पूछेंगे, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? तो 2e। इसका चार्ज कितना होगा? जो भी चीज़ का न्यूक्लियस है, जितना प्रोटॉन होता है उतने न चार्ज होगा। कितना प्रोटॉन होता है? जितना एटॉमिक नंबर होता है उसको Z से दिखाते हैं, और एक प्रोटॉन का चार्ज E है, अर्थात ये जो चार्ज है इसका Q2, Q न्यूक्लियस और ये Q अल्फा। न्यूक्लियस का चार्ज होता है Ze, हम लोग को पता है ये सब। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे 12mv², और यहाँ पर हो जाएगा K Q1 मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e, और Q2 K Q1 Q2 बाय r², यही होता है। आई होप आप इसको जल्दी से उतारिए, हम कुछ पार्ट मिटाता हूँ। यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक लिख लिया, चलो ठीक है। चलिए अब चलते हम लोग, यानी आपके पास इक्वेशन था 12mv² बाय क्या? K का वैल्यू रख दो 1/4πε0 Q1 अल्फा पार्टिकल का चार्ज, Q2 न्यूक्लियस का चार्ज बाय r0 था। यही तो क्लोजेस्ट अप्रोच है, ये निकालना है आपको। ये इधर चले आया, r0 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी में नहीं होता है, वो फोर्स में होता है। तो KQ/R होता है KQ1 Q2/R। r0 इजिकल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2Z E इंटू E स्क्वायर बाय 1/4πε0 तो है ही, बाय इधर से चलिए काइनेटिक एनर्जी 12mv²। ये है आपका क्लोजेस्ट अप्रोच। आप सबका मान जानते ही हैं, इसको इस तरह से भी लिख ही सकते हैं 1/4πε0 2ZE²। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग KE से दिखाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला आ गया, इस पर न्यूमेरिकल्स देंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप ये याद रखना, ये वाला 2ZE² बाय 12mv² 1/4πε0 इजिकल टू। ओके, फटाक से नोट करो तो मिटाएंगे इसको। चलिए अब एक देखिए नया टॉपिक्स, अब एक लास्ट है, फिर आज न्यूमेरिकल्स बताएंगे, कंप्लीट कर देंगे। अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी, अल्फा कण प्रक्षेप पथ या इम्पैक्ट पैरामीटर संघट्ट प्रचाल या प्रतिघात प्रचाल, स्पेशली फॉर JE और नीट के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक है। बड़ा टेढ़ा है, इसीलिए इसको समझना है, समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान से देखिए, आपको पता है कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और इसका ये सेंटर है। ये लाइन ले लेते हैं, ये सेंट्रल लाइन है। क्या है ये?
सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन है। ओके, आप अगर यदि आप यहाँ से भेजते हैं तो यह विचलित हो जाता है, होता ही नहीं, ये कुछ न कुछ एंगल बनाता है। अगर नज़दीक से जाएगा तो ये और ज़्यादा विचलित हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो और ज़्यादा एंगल बनाएगा। तो कहाँ से भेजेंगे, कहाँ से भेजेंगे तो कितना एंगल बनेगा, इस दोनों का संबंध जो है वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर यानी यह जो डिस्टेंस है, ये इसको बी से दिखाते हैं, यानी लिख सकते हैं हम लोग, देखते हैं समझ में आ जाएगा। ये अल्फा पार्टिकल है, यही वेलोसिटी है इसका, और इसका रास्ता है ये। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल लाइन एंड वेलोसिटी वेक्टर path of alpha particle is called impact parameter. Impact parameter, its value depends upon deviation angle of alpha particle. देखिए, अल्फा कण की वेग सदिश के रास्ता, वेग सदिश के रास्ता तथा केंद्रीय रेखा के बीच के लंबवत दूरी को संघट्ट प्रचल कहते हैं। यह यानी संघट्ट प्रचल, यह विचलन अल्फा कण के विचलन कोण पर निर्भर करता है। इसे बी द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ये लिख लो, फिगर बना लो। ये अगर रिलेशन बिटवीन ये बी एंड विचलन कोण, दोनों में संबंध देखिए क्या है, बिल्कुल आसान है।
आप ये वाला फार्मूला आप समझ गए थे, आर नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू जेड ई स्क्वायर बाय हाफ एम वी स्क्वायर। यही था क्लोजेस्ट अप्रोच। आप इस 2 को मिटा दीजिए और इस 2 के बदले में लिख दो कॉट θ/2। एक्सपेरिमेंट से ये फार्मूला आया है, ऑब्जर्व किया है। ठीक है, बस इसको दिमाग में रखना है, याद करने के लिए बता दिए। यही है बी, विश्वास दिला देते हैं आपको। ध्यान से देखो, अगर कोई भेज दिए इस तरह से, वो घूम जाएगा कितने डिग्री से? 180 डिग्री से। कितने से घूमेगा? 180 डिग्री। जो सीधे जाएगा वो 180 डिग्री से लौट जाएगा, पता है। अगर तो जब तक सीधा जाएगा नहीं सेंटर की ओर, तब तक 180 से घूमेगा नहीं। तब ये जाएगा सीधा, तो इस सेंट्रल लाइन से कितना एंगल बनाएगा, कितना डिस्टेंस होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। तुम पुट करो 180 कट के 90 कॉट 90 0। पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0, अर्थात बी क्या हो जाएगा? 0। यानी यही बताता है अल्फा पार्टिकल के ट्रैजेक्टरी के बारे में। अगर डेविएशन एंगल यहाँ पुट करते जाओ, आपको ये ट्रैजेक्टरी मिलते जाएगा कहाँ से गया है। यानी विचलन कोण आपको पता रहना चाहिए। 180 से है तो यह जो बी है ये एकदम गया है इस सेंट्रल लाइन से, इसका पाक। अगर यदि ये अलग अलग एंगल रहेगा, अलग अलग एंगल होगा, तो ये बी का मान अलग अलग होगा। यानी इससे यह पता चल जाता है कि इसका पाथ देख लेंगे, यानी एंगल पता चल जाएगा, तो ये एटम के सेंट्रल पार्ट से कितना दूर से अल्फा पार्टिकल गया है, ये पता चल जाएगा। संबंध, ये सब सारा चीज कांस्टेंट है। एंगल बदलेंगे, यानी ये डेविएशन एंगल जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे बी भी बदलेगा। तो आपको पता भी है, जैसे जैसे नीचे आएंगे डेविएशन एंगल बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते यहाँ जब आया तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे 90 कॉट 90 0, पूरे टर्म कर देगा 0, जो बता देगा। तो समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। तो ये चीज़ भी याद रखना है। अगर रह गया तो रह गया, नहीं रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब थोड़ा हाई लेवल का है। जब नीट या जेई का एग्जाम दोगे तो एक बार इसको जरूर देखना। तो समझ में आ गया। इस पर एक न्यूमेरिकल्स भी देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट करो, फिर न्यूमेरिकल्स देता हूँ।